स्टीम पावर साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये क्या आ गया, हीट एडेड टू द बॉयलर Q1 माइनस हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर इज इक्वल टू टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो ये जो है क्या है, स्टीम पावर साइकिल क्या है ये, पावर साइकिल कंटिन्यूसली कन्वर्ट्स हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो कन्वर्ट्स हीट, अब ये हीट कहां से आ रही है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रिजर्वायर से आ रही है। अब रिजर्वायर में जो हीट है वो कहां से आ रही है, उसका हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो वो एनर्जी जो है वो हो सकता है कि किसी फ्यूल के कंबस्शन से रिलीज हो रही हो या फिर किसी अदर सोर्स से, सोलर टाइप के, सोलर से आ रही हो, या उससे हमें मतलब नहीं है। तो जो कन्वर्ट से हीट, अब वो हीट कहाँ से आ रही है, किसी फ्यूल के कंबस्शन से आ रही होगी। तो जो बॉयलर में जनरली हीट आती है वो किसी फ्यूल के कंबस्शन से ही आती है, इनटू वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इन द वेपर साइकिल द वर्किंग फ्लूइड विच इज स्टीम या वाटर, इन द वर्किंग फ्लूइड विच इज स्टीम अंडरगोज ए चेंज ऑफ फेज। तो फेज चेंज प्रोसेस पे ये जो है पूरी की पूरी बेस्ड होती है। अगर हम बात करते हैं इस साइकिल की इफिशियंसी की, तो साइकिल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू नेट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, जो नेट वर्क हमें मिलेगा वो आउटपुट हो जाएगा, और इनपुट क्या है, जो हमने Q1 हीट ऐड किया। याद रखना, इनपुट Q1 माइनस Q2 नहीं है, इनपुट Q1 है, जितना हीट हमने बॉयलर में ऐड किया। भाई अपनी तरफ से जो हमने हीट ऐड की या एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हमने जो हीट ली वो तो Q1 है ना। तो इनपुट क्या हो गया Q1, और आउटपुट क्या हो गया डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट क्या था, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। जितना टरबाइन ने प्रोड्यूस किया उसमें से पंप ने जितना कंज्यूम कर लिया। जो पंप वर्क होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। मैंने बताया अभी अभी डिस्कस किया था कि जो पंप वर्क होता है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को कंप्रेस करने में जो वर्क कंज्यूम होता है वो बहुत कम होता है। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो उसके प्रेशर को राइज करने में यूज हो जाती है। जबकि कंप्रेसिबल फ्लूइड में जो एनर्जी है वो प्रेशर को राइज करने के साथ साथ उसके वॉल्यूम को कम करने में भी यूज होती है। इसलिए वहां पे जो वर्क होता है, कंप्रेशन वर्क, वो बहुत ज्यादा होता है। जो पंप वर्क है वो बहुत ही कम होता है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या देखा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी किसके बराबर था, Q1 माइनस Q2 के। तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। तो ये हो जाती है इफिशियंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। द इफिशियंसी ऑफ एनी साइकिल इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रैंकाइन साइकिल। तो अभी जो हमने एक वेपर साइकिल देखी, वैसी ही बिल्कुल सेम साइकिल एक साइंटिस्ट है रैंकाइन, उन्होंने प्रपोज की कि इस तरीके का जो साइकिल है उस पर हम एक साइकिल बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, बस उस साइकिल का नाम क्या उन्होंने दे दिया, रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल या फिर वेपर या स्टीम पावर साइकिल जो है वो बिल्कुल सेम है जो हमने अभी वर्क देखा। पहले क्या होगा, पंप में प्रेशर इंक्रीज करेंगे, बॉयलर में हीट ऐड करेंगे, टरबाइन में डब्ल्यू टी टरबाइन वर्क मिल जाएगा, कंडेंसर में उस Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव कर देंगे। तो ये जो साइकिल है वो यहां से स्टार्ट हो रही है पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 से 2 के बीच में क्या है, टरबाइन है। 2 से 3 के बीच में क्या है, कंडेंसर है। 3 से 4 के बीच में क्या है, पंप है। और 4 से 1 के बीच में क्या है, बॉयलर है। टरबाइन में वर्क आउटपुट, टरबाइन में जो एनर्जी है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, टरबाइन वर्क जिसको बोल रहे हैं। कंडेंसर में Q2 अमाउंट हीट रिलीज हो रही है। पंप में WP पंप वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, और 4-1 प्रोसेस यानी कि बॉयलर में हीट ऐड हो रही है इसमें। तो बिल्कुल सेम वही जो वेपर पावर साइकिल हमने भी डिस्कस की थी, उसी का नाम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। रैंकाइन साइकिल में बस यहाँ पे पॉइंट्स और दे दिए। For each process in the vapor power cycle, it is possible to assume an ideal process. अब ये जो हमने एक वेपर पावर साइकिल थी उसको एक प्रोसेस में भी तो करना जरूरी है। देखिए कैसे, कि ये जो 1-2 प्रोसेस के बीच में टरबाइन वर्क हमें प्रोड्यूस हुआ, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, एडियाबैटिक होगा, आइसेंथैल्पिक होगा, कौन सा प्रोसेस में इसको डाला जाए। तो वो काम किसने किया, रैंकाइन ने, और इसी साइकिल को अपना नाम दे दिया रैंकाइन साइकिल। ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो 1-2 प्रोसेस है जिसमें टरबाइन एनर्जी का यूज करके, थर्मल एनर्जी का यूज करके वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को उन्होंने बनाया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। फिर 2-3 जो प्रोसेस है ये उन्होंने बनाया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 2-3 जिसमें जो कंडेंसर है वो स्टीम को
लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करेगा, तो ये जो प्रोसेस उन्होंने दिया ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया। उसके बाद 3-4 प्रोसेस जिसमें जो पंप है उस लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये प्रोसेस को भी उन्होंने दिया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कि इसको भी हम जो कंप्रेशन करेंगे वो आइसेंट्रोपिकली करेंगे या एडियाबैटिकली करेंगे, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। फिर 4-1 जो प्रोसेस उन्होंने दिया बॉयलर में, वो उन्होंने दिया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखिए बॉयलर और कंडेंसर बेसिकली क्या है, ये एक ऐसे तरह के डिवाइस हैं जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरे फ्लूइड में। ठीक है, यहां पे कैसे ये स्टीम को वाटर में कैसे कन्वर्ट करता है, इसके पैरेलल में हम एक दूसरा ठंडा लिक्विड, क्योंकि हमें कूल करना है, यहाँ पे ठंडा करना है, उससे हीट को रिमूव करना है, तो उससे कम टेम्परेचर पे वाटर को फ्लो करा देते हैं। तो जो स्टीम है, क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तो अपने आप फ्लो हो जाता है ना हीट का, तो जो ठंडा पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, मिक्स नहीं होता, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप रहता है, तो उसको हीट अपनी ट्रांसफर कर देगा। अगर वो अपनी हीट ट्रांसफर करेगा तो वो तो बिल्कुल सैचुरेटेड वाली लाइन पे था, तो वो क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के डिवाइस को हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर्स, जो हीट को एक्सचेंज करते हैं एक लिक्विड से या एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में। तो ये कंडेंसर जो है वो भी एक हीट एक्सचेंजर होता है, बॉयलर जो है ये भी एक हीट एक्सचेंजर होता है। और हीट एक्सचेंजर के जो प्रोसेस होते हैं वो 100%, 99 भी नहीं, 100% कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही होते हैं। तो इसीलिए बॉयलर और कंडेंसर में जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। पंप और टरबाइन को, टरबाइन में क्या हुआ, देखो टरबाइन में अगर ये जो टरबाइन क्या है कि जो भी थर्मल एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट करना है इसको। अब उस थर्मल एनर्जी में अगर इसकी एफिशिएंसी हम मान लें कि 50% है, तो अगर 100 किलो जूल देंगे तो 50 किलो जूल कन्वर्ट कर देगा वर्क में, और बाकी का 50 यहाँ रिमूव हो जाएगा Q2 पे। लेकिन अगर हमारा जो हीट है वो लीक हो जाती है यहाँ से, तो जो 50 तो यहाँ से लीक हो रही थी, मान लो 10 किलो जूल यहाँ से लीक होगी, तो टोटल एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्टेड कितना हो गया, वो हो गया 60, तो वर्क में कितना कन्वर्ट होगा 40। इसीलिए हमने क्या किया, टरबाइन को ऐसा इंसुलेट कर दिया बिल्कुल कि इसमें से हीट रिमूव ना हो, सिर्फ जो हीट है वो सिर्फ टरबाइन के ब्लेड्स में यूज हो ताकि वो वर्क में कन्वर्ट हो सके। तो टरबाइन को इंसुलेट कर देते हैं ताकि जो एनर्जी का लॉस हो वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। जितनी भी एनर्जी है वो टरबाइन जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसको मिल रही है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हीट का लॉस हो जाता है तो 100 किलो जूल में से अगर ये 50% वर्क में कन्वर्ट करता तो 10 किलो जूल तो लॉस होगी, अब तो 90 बची। ठीक है, तो 90 का 50% करेगा यानी कि 45 किलो जूल ही वर्क में कन्वर्ट करेगा, और बाकी का जो 45 है वो यहाँ रिमूव हो जाएगी। तो 45 यहाँ रिमूव हुई और 10 यहाँ रिमूव होगी, तो कितनी होगी 55। और अगर ये एडियाबैटिक कर दिया तो 100 में से 50 यहाँ यूज हुई, 50 यहाँ यूज हुई, तो 50 रिमूव होगी, 50 वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको एडियाबैटिक नहीं बनाया हमने तो टोटल जो हीट उसमें जा रही है एटमॉस्फेयर में 55 चली जाएगी और वर्क कितना प्रोड्यूस होगा 45। इसीलिए इस टरबाइन को क्या किया, एडियाबैटिक कर दिया, और चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगा तो आइसेंट्रोपिक बोल देते हैं। ठीक है, तो 1-2 प्रोसेस जो टरबाइन में है वो आइसेंट्रोपिक है, फिर कांस्टेंट प्रेशर, फिर आइसेंट्रोपिक। वही केस जो है वो पंप के साथ में भी है, तो यहाँ पे भी आइसेंट्रोपिक और वहां पे भी, यहाँ पे कैसा होगा, बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। 4-1 प्रोसेस जो बॉयलर में है वो आइडियल प्रोसेस वुड बी ए रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो पूरी की पूरी साइकिल रहेगी कि रिवर्सिबल रहेगी। रिवर्सिबल 1-2 प्रोसेस में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, 2-3 प्रोसेस में वो भी कांस्टेंट प्रेशर, और 3-4 प्रोसेस में वो भी कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक। ठीक है, व्हेन ऑल दीज 4 प्रोसेसेस आर आइडियल द साइकिल इज एन आइडियल साइकिल। तो ये कैसी साइकिल हो जाएगी, आइडियल साइकिल हो जाएगी, कॉल्ड ए रैंकाइन साइकिल। क्योंकि चारों प्रोसेस को हमने चारों प्रोसेस को हमने कैसा लिया है, यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है। और रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं, आइडियल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल कैसी है, आइडियल साइकिल है। एक्चुअल साइकिल में होता क्या है, देखिए 100% एडियाबैटिक तो कुछ हो नहीं सकता, थोड़ी बहुत हीट रिलीज हो ही जाती है। तो जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं उसमें टरबाइन में हीट थोड़ी बहुत लीक हो जाती है, तो वो पूरे का पूरा आइसेंट्रोपिक नहीं रह पाते। उसी तरीके से हीट एक्सचेंजर में भी जो हम मानते हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं, वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रॉप होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आइडियल साइकिल। और ये जो आइडियल साइकिल है इसको हम बोलते हैं रैंकाइन साइकिल, क्योंकि रैंकाइन साहब ने ये सारी जो कॉन्सेप्ट था वेपर पावर साइकिल का उसको एक प्रैक्टिकल साइकिल में कन्वर्ट कर दिया, और
इसको नाम दे दिया अपना रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल इज ए रिवर्सेबल साइकिल, और ये किसके नाम पे है? एक साइंटिस्ट थे रैंकाइन, उन्होंने इसको इस साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसलिए इसको उनके नाम पे बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल इज ए प्रैक्टिकल साइकिल जो कि पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। कहाँ पे यूज होती है? पावर प्लांट्स में। पावर प्रोडक्शन करने के लिए जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं जिसमें कोयला जला के बिजली बनाई जाती है, उसमें रैंकाइन साइकिल यूज होती है। अब देखते हैं इस साइकिल का टीएस डायग्राम। तो ये है इस साइकिल का पीवी डायग्राम, ये है इस साइकिल का टीएस डायग्राम, और ये है इस साइकिल का एचएस डायग्राम। हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं टीएस डायग्राम पे, बिकॉज टीएस डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पूरी साइकिल अभी हमने देखी उसमें हमने पता लगा लिया कि 1-2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, उसके बाद में 1-2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है टरबाइन में, 2-3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3-4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंड 4-1 जो प्रोसेस है वो क्या है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर इन द बॉयलर है। तो इस प्रोसेस को हम बनाते हैं। पहला प्रोसेस 1-2 कैसा है? आइसेंट्रोपिक। तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यहां भी हो सकता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यहां भी हो सकता है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ये जो बनाया हमने यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जो एक्चुअल में यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, और जो आइडियल में यूज करते हैं, आइडियल साइकिल में, वो ये वाला करते हैं। यहाँ पे इसको हमने बॉयलर में वेपर में कन्वर्ट किया, और वेपर के बाद इसको एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपका कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो वो कांस्टेंट, क्योंकि फेज चेंज जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए कंडेंसर वाला जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर भी होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर भी होगा। तो जब लिक्विड में इस पॉइंट पे आने का मतलब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इस लाइन पे आने का मतलब पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इस लाइन पे आने का मतलब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस पॉइंट तक जो है वो कंडेंसर रहेगा। उसके बाद उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेंगे। टीएस डायग्राम में तो आइसेंट्रोपिक लाइन तो इस पे वर्टिकली होनी है, तो ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी इस तरीके से 3-4। उसके बाद उसका प्रेशर इंक्रीज करने के बाद में जो कर्व है वो इस तरीके से आएगा उसका, जब हम बॉयलर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो सपोज यहाँ पे जो वाटर है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो पहले तो 50 से जिस प्रेशर पे हमने इसको लेके गए हैं उस प्रेशर पे सपोज का बॉइलिंग पॉइंट 200 है, तो पहले तो 50 से 200 तक वो गर्म होगा, और फिर 200 के बाद उसका फेज चेंज होगा 200 पे। तो जो फेज चेंज में जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं, तो फाइनली यहाँ पे हमें ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 200 डिग्री सेल्सियस पे, और जो भी हमने प्रेशर उसका इंक्रीज कर दिया था 150 बार, 200 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? स्टीम मिल जाएगी, और फिर उस स्टीम से हम उसको कन्वर्ट कर उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे टरबाइन में। ठीक है, तो दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका, अगर हम फर्स्ट लॉ एनालिसिस करते हैं, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करते हैं साइकिल का टीएस डायग्राम के थ्रू, तो क्या करते हैं? देखो पूरी की पूरी साइकिल में क्या है, कैसे प्रोसेस है? फ्लो प्रोसेस है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हम इसमें यूज करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हैं जब हम, तो देखिए 4 पॉइंट पे क्या था? 4 पॉइंट की जो एंथैल्पी है, दिस इज H4 लिख लेते हैं उसको। H4 के बाद उसमें क्या किया हमने? हीट ट्रांसफर किया बॉयलर में, जिसको हम Q1 बोलते हैं। तो प्लस हीट एडेड टू द सिस्टम है, तो Q1 हो गया। H4 जो उसकी एंथैल्पी थी वो पहले थी, Q1 हीट हमने उसमें ऐड कर दी, तो उसके बाद जो टोटल एंथैल्पी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट पे वो पहुंच गया, तो उसको H1 लिख लेते हैं। मतलब इसको ऐसे मानो कि आपके पास 20 रुपए पहले से थे, H4 इज 20 रुपए आपके पास पहले से थे। भाई 4 पॉइंट की तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी ना, यानी कि 20 रुपए तो आपके पास पहले से ही थे। उसके बाद 100 रुपए आपको और दे दी गई Q1, तो 100 और 20 रुपए पहले से, तो कितने हो गए? 120, यानी कि H1 की वैल्यू कितनी होगी? 120। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है 1 पॉइंट, इस पॉइंट की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है, तो Q1 कितनी हो गई? अगर हम यहाँ से Q1 निकालें तो Q1 कितना हो जाएगा? अगर हम इस H4 को इधर ले जाएंगे तो Q1 हो जाएगा यहाँ पे H1 माइनस H4। मतलब अगर हमें H1 पॉइंट की एंथैल्पी पता लग जाए और H4 पॉइंट की एंथैल्पी पता लग जाए, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमने बॉयलर में उस वाटर को कितनी हीट सप्लाई की है ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो Q1 इज H1 माइनस H4। उसके बाद आते हैं टरबाइन पे। टरबाइन पे इनिशियल एंथैल्पी कितनी थी? H1। ठीक है, H1 थी, तो H1 कितना हो जाएगा? देखिए टरबाइन वर्क उसमें से निकल गया, और उसके बाद उसकी एंथैल्पी कितनी बची? H2। मतलब इसको ऐसे मानो आप कि आपके पास यहाँ पे 120 रुपए थे, उसमें से टरबाइन वर्क यानी कि 60 रुपए निकल गए, तो कितने बचे फिर? 60।
तो 60 + 60 कितना हो गया H1। तो यहां से अगर हम टरबाइन वर्क देखें तो H1 में से अगर आप H2 को माइनस कर देंगे, मतलब 120 रुपए थे, उसमें से 60 बचे, तो बाकी के 60 कहाँ गए? टरबाइन वर्क में कन्वर्ट हो गए, मतलब उसका आपने कुछ सामान ले लिया, कुछ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो उस 60 रुपए का आपने जो सामान लिया वो क्या है? टरबाइन वर्क है। तो टरबाइन वर्क कितना हो जाएगा? H1, पहले एंथैल्पी कितनी थी और बाद में कितनी बची, दिस इज H1 माइनस H2। उसके बाद कंडेंसर के लिए, तो बिल्कुल सेम कंडेंसर के लिए कितना हो जाएगा? पहले एंथैल्पी कितनी थी और हीट निकालने के बाद में कितनी बची, तो सेम Q2 क्या हो जाएगा? H2 माइनस H3 हो जाएगा। उसी तरीके से पंप की जो एंथैल्पी है बाद में, क्योंकि पंप में तो हीट ऐड की गई, सॉरी वर्क जो है वो ऐड किया गया है, तो बाद में कितना था? यहां से देखो निकाला गया, कंडेंसर में और टरबाइन में निकाला गया, तो पहले कितना था और बाद में कितना बचा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। और पंप में कितना हो जाएगा? पंप में तो ऐड किया है, तो बाद में कितना था? H4 माइनस H3, ठीक है। तो ये इसकी एंथैल्पी हो जाएगी H4 माइनस H3 पंप की। तो WP H4 माइनस H3, Q2 H2 माइनस H1। तो इस तरीके से इसकी जब हम इफिशियंसी निकालते हैं तो रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? WT माइनस डब्ल्यू नेट अपॉन Q1, डब्ल्यू नेट WT माइनस WP अपॉन Q1। WT की वैल्यू H1 माइनस H2, पंप की वैल्यू H4 माइनस H3 और Q1 की वैल्यू H1 माइनस H4। तो ये जो है वो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी H1 माइनस H2 यानी कि टरबाइन वर्क माइनस H4 माइनस H3 पंप वर्क अपॉन H1 माइनस H4 जो उसको हीट इनपुट दिया हमने, ठीक है। अब पंप वर्क जो है वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि हमने टीएस डायग्राम पे भी देखी, जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की लाइन है वो बहुत छोटी है, मतलब H3 और H4 की जब हम एंथैल्पी निकालेंगे तो उसमें बहुत कम डिफरेंस आएगा। जैसे ये आ जाएगी 160, ये आ जाएगी 170, सिर्फ 10 किलो जूल का ही डिफरेंस आएगा। और ये वाली जो एंथैल्पीज हैं उसमें हजारों का डिफरेंस रहता है, तो हजारों के कंपैरिजन में ये जो 10 किलो जूल है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जनरली। ये H4 माइनस H3 को हम तभी यूज करते हैं पंप वर्क को जब क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज नहीं गिवन होगा तो हमेशा हम पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं। तो अगर ये वाली टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो इफिशियंसी इसकी कितनी बचेगी? H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4, दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ, सॉरी दिस विल बी द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। H1 माइनस H2 यानी कि टरबाइन वर्क अपॉन H1 माइनस H4 बॉयलर में जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज H1 माइनस H4। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ दिस रैंकाइन साइकिल।